कहानी का नाम है दिन भर का इंतजार। यह एक अमेरिकन कहानी है और इसके लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं। जब वह खिड़कियां बंद करने के लिए कमरे में आया तो हम सब बिस्तर पर ही लेटे थे और मैंने देखा वह बीमार लग रहा था। वह कांप रहा था, उसका चेहरा सफेद था और वह धीरे धीरे चल रहा था, जैसे चलने में दर्द हो रहा हो। क्या बात है शेट्स? मुझे सिर दर्द है। बेहतर होगा तुम वापस बिस्तर पर चले जाओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम बिस्तर पर जाओ, मैं कपड़े पहनकर तुम्हें देखता हूँ। पर जब वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आया तो वह अलाव के पास कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। वह 9 वर्ष का एक बेहद बीमार और दुखी लड़का लग रहा था। जब मैंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा तो मुझे पता चल गया कि उसे बुखार है। तुम बिस्तर पर जाओ, तुम बीमार हो। मैं ठीक हूं, उसने कहा। जब डॉक्टर आया तो उसने बुखार जांचा। कितना बुखार है? मैंने उससे पूछा। 102। डॉक्टर अलग अलग रंग के कैप्सूल में 3 अलग अलग तरह की दवाइयां और उन्हें देने के बारे में हिदायतें भी दे गया। एक दवा बुखार उतारने के लिए थी और दूसरी रेचक थी और तीसरी अम्लीय स्थिति को काबू करने के लिए थी। इन्फ्लुएंजा के कीटाणु केवल अम्लीय स्थिति में ही जीवित रह सकते हैं, उसने बताया। लगता था उसे इन्फ्लुएंजा के बारे में सब कुछ मालूम था और उसने कहा, यदि बुखार 104 डिग्री से ऊपर नहीं गया तो डरने की कोई बात नहीं। यह फ्लू का एक हल्का मामला है और यदि आप निमोनिया से बचकर रहें तो कोई खतरे की बात नहीं है। कमरे में वापस जाकर मैंने लड़के का बुखार लिया और अलग अलग तरह के कैप्सूल्स को देने का समय नोट किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊं? ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, लड़के ने कहा। उसका चेहरा बेहद सफेद था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह बिस्तर पर चुपचाप लेटा था और जो कुछ हो रहा था उससे बेहद निर्लिप्त लग रहा था। मैं उसे हार्वर्ड पाइल की समुद्री डाकुओं की किताब जोर से पढ़कर सुनाने लगा, लेकिन मैं देख सकता था कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं उसमें वह दिलचस्पी नहीं ले रहा था। अब कैसा महसूस कर रहे हो शेट्स? मैंने उससे पूछा। अब तक तो ठीक वैसा ही, उसने कहा। मैं बिस्तर के एक कोने पर बैठकर अपने लिए पढ़ता रहा और उसे दूसरा कैप्सूल देने के समय का इंतजार करता रहा। उसका सो जाना स्वाभाविक होता, लेकिन जब मैंने निगाह ऊपर उठाई तो वह बड़े अजीब ढंग से बिस्तर के पैताने को घूर रहा था। तुम सोने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें दवा देने के लिए उठा दूंगा। मुझे जगे रहना अधिक पसंद है। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा, अगर आपको परेशानी हो रही है पापा, तो आपका यहाँ मेरे पास रहना जरूरी नहीं। मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही। नहीं, मेरा मतलब है अगर आपको परेशानी हो तो आप यहाँ मत रुकिए। मैंने सोचा शायद बुखार के कारण वह थोड़ा व्याकुल हो गया था और 11 बजे उसे निर्दिष्ट कैप्सूल्स को देने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। वह एक चमकीला ठंडा दिन था और जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। बर्फ जम गई थी, जिससे लगता था कि बिना पत्तों वाले सभी पेड़ों, झाड़ियों, सारी घास और खाली जमीन को बर्फ से रोगन कर दिया हो। मैंने आयरिश नस्ल के एक छोटे कुत्ते को सड़क पर कुछ दूर तक सैर करा लाने के लिए अपने साथ ले लिया। मैं उसे एक जमी हुई सकरी खाड़ी के बगल में ले गया, पर कांच जैसी सतह पर खड़ा होना या चलना मुश्किल था और वह लाल कुत्ता बार बार फिसलता और गिर जाता था। मैं भी 2 बार जोर से गिरा। एक बार तो मेरी बंदूक भी हाथ से छूटकर गिर गई और बर्फ पर फिसलते हुए दूर तक चली गई। हमने मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर लटके झाड़ झंकाड़ में छिपे बटेरों के झुंड को उत्तेजित करके उड़ा दिया और जब वे टीले के ऊपर से उस पार उछल हो रही थी, मैंने उनमें से 2 को मार गिराया। झुंड में से कुछ बटेरें पेड़ों पर जा बैठी, पर उनमें से ज्यादातर झाड़ झंकाड़ के ढेर में तितर बितर हो गई और झाड़ झंकाड़ के बर्फ से लदे टीलों पर कई बार उछलना जरूरी हो गया, तब जाकर वे उड़ी। जब आप बर्फीले, लचीले और झाड़ झंकाड़ पर अस्थिर ढंग से संतुलन बनाए हों, तब उन्हें निशाना साधकर गोली मारना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने 2 बटेरें मारी, 5 का निशाना चूका और घर के इतने पास एक झुंड को पाने पर प्रसन्न होकर वापस लौट गया।
मैं इसलिए भी खुश था, किसी और दिन शिकार करने के लिए इतनी सारी बटेरें बची रह गई थी। घर पहुंचकर लोगों ने बताया कि लड़के ने किसी को भी कमरे में आने से मना कर दिया था। तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, उसने सबसे कहा। तुम्हें इस बीमारी से दूर रहना चाहिए जो मुझे हो गई है। मैं उसके पास भीतर गया और उसे ठीक उसी अवस्था में पाया जिसमें उसे छोड़ कर गया था। उसका चेहरा सफेद था, पर उसके गालों का ऊपरी हिस्सा बुखार के कारण लाल हो गया था। वह सुबह की तरह बिना हिले डुले बिस्तर के पैताने को घूर रहा था। मैंने उसका बुखार जांचा। कितना है? 100 के आसपास, मैंने कहा। बुखार 102 से ज्यादा था। बुखार 102 था, उसने कहा। यह किसने बताया? डॉक्टर ने। तुम्हारा बुखार ठीक ठाक है, मैंने कहा। चिंतित होने की कोई बात नहीं। मैं चिंता नहीं करता, उसने कहा, लेकिन मैं खुद को सोचने से नहीं रोक सकता। सोचो मत, मैंने कहा। तुम केवल आराम करो। मैं तो आराम ही कर रहा हूँ, उसने कहा और ठीक सामने देखने लगा। साफ लग रहा था वह किसी चीज के बारे में सोच सोच कर बेहद चिंतित हो रहा था। यह दवा पानी के साथ ले लो। क्या आप सोचते हैं इससे कुछ फायदा होगा? हाँ, जरूर होगा। मैं बैठ गया था और समुद्री डाकुओं वाली किताब खोलकर पढ़ने लगा, लेकिन मैं देख सकता था उसका ध्यान कहीं और है, इसलिए मैंने किताब बंद कर दी। आप क्या सोचते हैं मैं किस दिन मरने वाला हूँ? क्या? मेरे मरने में अभी और कितनी देर लगेगी? तुम कोई मरने वरने नहीं जा रहे हो। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं मरने जा रहा हूँ। मैंने डॉक्टर को 102 कहते हुए सुना। लोग 102 बुखार में नहीं मरते। बेवकूफी भरी बात मत करो। मैं जानता हूँ वे मरते हैं। फ्रांस में लड़कों ने मुझे बताया था कि तुम 44 डिग्री बुखार होने पर जीवित नहीं बच सकते। मुझे तो 102 बुखार है। वह सुबह 9 बजे से दिन भर मरने का इंतजार करता रहा था। ओ मेरे प्यारे शैड्स, मैंने कहा। मेरे बेचारे बच्चे शैड्स, यह मीलों और किलोमीटर की तरह है। तुम कोई मरने वरने नहीं जा रहे। वह एक दूसरा थर्मामीटर है। उस थर्मामीटर में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य होता है, जबकि इस थर्मामीटर में 98 सामान्य होता है। क्या आपको पता है? बेशक, यह मीलों और किलोमीटर की तरह है। जैसे हम कार से 70 मील की यात्रा करते हैं, तो हम कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं, समझे? ओ, उसने कहा। लेकिन बिस्तर के पैताने पर टिकी हुई उसकी निगाहें धीरे धीरे शिथिल हुई। अपने ऊपर उसकी पकड़ भी अंत में ढीली हो गई और अगले दिन वह बेहद सुस्त और धीमा था। वह बड़ी आसानी से उन छोटी छोटी चीजों पर रोया जिनका अब कोई महत्व नहीं था।